नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दोपहर के 3 बज रहे हैं, वक्त हो गया है राजधर्म का। अब से ठीक 2 घंटे के बाद बंगाल चुनाव में पहले चरण के प्रचार का शोर थम जाएगा। बीजेपी, टीएमसी, लेफ्ट, कांग्रेस, ओवैसी, हुमायूं कबीर सबने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिम बंगाल के पहले चरण की 152 सीटों का आज एम फैक्टर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। हम इसे डिकोड करने जा रहे हैं। और जब बात एम की होती है तो एम मतलब नरेंद्र मोदी, एम मतलब ममता बनर्जी, एम मतलब मुसलमान, एम मतलब महिला, एम मतलब मतुआ समाज और वो समुदाय जो पश्चिम बंगाल में अपनी पकड़ रखता है। पश्चिम बंगाल की माटी और मानुष, मानुष यानी बंगाली भी और गैर बंगाली हिंदू भी। तो आज पहले फेज की 152 सीटों का पूरा अंक गणित मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। और सबसे पहले आप ये जान लीजिए ये 152 सीटें हैं कौन सी, और 23 अप्रैल को जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वहां पर कौन और किस पार्टी का पलड़ा है भारी। तो आइए सीधा आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलती हूं। 4 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ विमर्श भी होगा, चर्चा भी होगी। लेकिन पहले फेज में बीजेपी के लिए ये चुनाव क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीजेपी पहले चरण में एक डिफेंडिंग फाइटर के तौर पर उतरने जा रही है। और ये मैं क्यों कह रही हूं, उसके पीछे ये आंकड़ा आपके सामने है। जिन 152 सीटों पर मतदान होने जा रहा है उनमें से बीजेपी ने 2021 के चुनाव में 59 सीटें हासिल की थी। जी हां, 77 सीटों में से 59 सीटें इन्हीं 152 सीटों में से थी जहां पर पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। और ममता बनर्जी की पार्टी ने 92 सीटें अपनी झोली में डाली थी। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में 77 सीटों पर जीत हासिल की और बीजेपी की जीती हुई कुल 77 सीटों में से 76.62% सीट इसी 152 सीटों में से आती है जहां पहले चरण का मतदान होना है। 23 अप्रैल को जहां वोट डाले जाएंगे। 2021 की अगर बात करें तो टीएमसी ने इन्हीं 215 में से 92 सीटें इन्हीं 192 सीटों में से हासिल की, यानी कि उनका प्रतिशत 42.79% का रहा। तो इतना तो आप समझ गए हैं कि यह पहले चरण का मतदान बीजेपी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस पहले चरण के मतदान में बीजेपी को वो कौन कौन सी सीटें हैं जो सिक्योर करनी है, वो 59 सीटें कौन सी है जहां पर बीजेपी को अपनी ताकत बचाकर रखनी है, वो भी आपको बता दें। पहली फेज में 16 जिलों की 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें उत्तर बंगाल के 8 जिले, दक्षिण बंगाल के 3 और जंगल महल अंचल के 5 जिले शामिल हैं। जरा ग्राफिक हमारे दर्शकों के सामने रखें। जिन जिलों में वोटिंग होनी है उसमें मुस्लिम बहुल जिले आते हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद। इसके अलावा किन किन जिलों पर वोट डालने जा रहे हैं वो आपके सामने रख दें। अलीपुरद्वार वो सीट जहां पर हिंदू मेजॉरिटी में है, जहां 2021 के चुनाव में बीजेपी 5 सीटें जीत पाने में कामयाब रही। यहां पर बीजेपी के लिए समीकरण सध रहा था। कूच बिहार की 7 विधानसभा सीटें जहां पर 74% से ज्यादा हिंदू वोटर है, यहां पर बीजेपी ने 7 की 7 सीटें यहां पर उन्होंने विजय हासिल की। जलपाईगुड़ी की 4 सीटों की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी के खाते में क्लीन स्वीप इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर 81.51% हिंदू वोटर्स की आबादी है। दार्जिलिंग इसके अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटें जहां पर 74% हिंदू आबादी है, यहां पर बीजेपी 5 की 5 सीट सिक्योर करने में कामयाब रही। सवाल यह है कि क्या बीजेपी का आंकड़ा यही रहेगा या टीएमसी का आंकड़ा इसमें कुछ फेरबदल कर सकता है, टीएमसी की ताकत कुछ बदलाव ला सकती है। अब वो जिले जहां पर मुकाबला टीएमसी के पलड़े में भारी दिखाई देता है। नॉर्थ दिनाजपुर इसके अंतर्गत आने वाली कुल 9 विधानसभा सीटों में जहां पर मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी के अनुपात में ज्यादा है, वहां पर टीएमसी का ग्राफ भी बढ़ जाता है। 7 सीटें यहां से टीएमसी जीत पाने में कामयाब होती है। साउथ दिनाजपुर की 6 सीटें जहां पर अगर आप देखेंगे कि हिंदू आबादी ज्यादा है,
73% से ज्यादा हिंदू आबादी, इसलिए बीजेपी यहां पर 3 सीटें जीत पाती है। लेकिन टीएमसी और बीजेपी दोनों 3-3 के बराबरी पर रहती है। इसके पीछे कारण यह है कि ममता बनर्जी जानती है कि हिंदू वोटों में भी सेंधमारी कैसे करनी है। फिर चाहे महाकाल मंदिर का ऐलान हो, चाहे दुर्गा बाड़ी मंदिर का ऐलान हो, या फिर दुर्गा पूजा पंडालों की बात हो। अब वो जिले देखें जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा होने की वजह से टीएमसी को कितना फायदा होता है। तो ये बंगाल के रण के पहले चरण के चुनाव का जो एम फैक्टर आपके सामने रख रहे हैं, ये वही एम फैक्टर है। बीरभूम, बांकुड़ा, पश्चिमी मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी बर्धमान और पुरुलिया, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर केवल आप आबादी के लिहाज से देखें, टीएमसी 10, 4, 13, 8, 6 और 3, ये वो आंकड़ा। क्या हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं? जरा ये आंकड़ा जो आप देख रहे हैं, इस आंकड़े की जुबानी आप ये समझें कि जहां जहां भी मुस्लिम आबादी का अनुपात हिंदू आबादी के अनुपात में ज्यादा है, वहां पर ममता फैक्टर काम करता है, क्योंकि वहां पर मुसलमान फैक्टर काम करता है। जिसमें आप मालदा कह लें, मुर्शिदाबाद कह लें, आप उत्तर दिनाजपुर कह लें। चारों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीनियर जर्नलिस्ट रशीद किदवई हैं, संदीप शास्त्री हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट, अमिताभ तिवारी सेफोलॉजिस्ट हैं, सज्जन कुमार भी इलेक्शन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। जो आंकड़े सर मैंने अभी दर्शकों के सामने रखे, उसका पहला आंकड़ा तो अमिताभ जी यही कहता है कि 152 सीटों का ये जो पहले चरण का चुनाव है, इसमें बीजेपी को एक डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरना है। 59 सीटों को तो विजयी करना ही है, जो पिछली मर्तबा उन्होंने जीती थी, उसमें उन्हें और एडिशन भी करना है। क्या ये एडिशन कहीं से होता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, एसेंशियली अगर एडमिनिस्ट्रेटिव जोन वाइज हम बात करेंगे तो यहाँ पर जलपाईगुड़ी की 27 सीटों पे चुनाव होगा। वहां पर मुस्लिम आबादी 15% है और यहाँ पर प्रवासी यानी आउटसाइडर्स की भी आबादी ज्यादा है, यानी बिहार, यूपी, उड़ीसा के लोगों की। इसीलिए बीजेपी ने यहाँ पे स्वीप किया है, 21 आउट ऑफ 27 सीटें जीती थी। तो यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि लार्जली मेंटेन करना है पोजीशन को, बीजेपी लार्जली मेंटेन कर सकती है पोजीशन। अब दूसरा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जोन आ जाता है मालदा, जहां पर 49 सीटें हैं, जो मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर जो आप बात कह रहे थे जी। यहाँ पर 49 में से बीजेपी के पास सिर्फ 11 है और टीएमसी के पास 38 है। अब यहाँ पर एसआईआर डिलीशंस हुए हैं लगभग 22 से 25 हजार पर सीट, लेकिन यहाँ पर टीएमसी की विक्ट्री मार्जिन 45-50 हजार ऑन एन एवरेज है। यहाँ पर डेमोग्राफिकली डिफिकल्ट है, मतलब स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज है बीजेपी को। तो यहाँ देखना होगा कि कांग्रेस या छोटे दल एआईएमआईएम वगैरह क्या मुस्लिम वोट में सेंध मार सकते हैं कि नहीं। तीसरा जो बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट क्षेत्र है वो है मेदिनीपुर, जहां पर 56 सीटें हैं और जहां पर चुनाव होने वाले हैं। ये शुभेंदु अधिकारी का एरिया है, नंदीग्राम यहीं पर आता है, जो आप मेदिनीपुर पश्चिम पूर्वी दिखा रहे थे। यहाँ पर टीएमसी 33 और बीजेपी 23 थी पिछली बार 56 में से, ठीक है। यहाँ पर मुस्लिम आबादी पूरे क्षेत्र की सबसे कम है, 10%, और यहाँ पर वोटर एडिशन हुआ है डिलीशन की बजाय। तो यहीं पर बीजेपी को टीएमसी के वोट बैंक में या टैली में सेंध मारनी होगी, क्योंकि ये शुभेंदु अधिकारी का क्षेत्र है और ये हिस्टोरिकली बीजेपी यहाँ पर स्ट्रांग रही है। लेकिन जब मैं मुस्लिम फैक्टर की बात करती हूँ अमिताभ जी, मैं सज्जन जी को भी इसमें अभी शामिल कर लेती हूँ। सज्जन जी, जब हम मुस्लिम फैक्टर की बात करते हैं, बीरभूम का ही जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर दर्शकों के सामने रखूं, जहां पर 62% से अधिक हिंदू वोटर हैं और तकरीबन 37% मुस्लिम आबादी है, यहां पर भी ममता बनर्जी बीजेपी के ऊपर अव्वल साबित होती है। 10 सीटें यहां से 2021 के विधानसभा चुनाव में वो निकाल पाती हैं। इसका मतलब ये कि जो कंसोलिडेशन बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी पिछले चुनाव में भी और इस बार भी जो एक्सपेक्ट कर रही है कि हिंदू कंसोलिडेशन उनके साथ होगा, सब कुछ इसी बात पर निर्भर होता है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। बीरभूम में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, जैसे मुराराई है, नयहाटी है, नानूर है। इन सब जगहों पे मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है, 40% प्लस है। तो एब्सोल्युटली वहां पे मुस्लिम कंसोलिडेशन टीएमसी के पीछे होने के कारण एक फायदा मिलता है। दूसरा, देखिए, इस बार ग्राउंड पे आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे डेमोग्राफी सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। एनालिसिस में बहुत इस बार कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एक
जेनेरिक सेंटीमेंट है। टीएमसी क्या कर रही है, वो देख रही है कि हिंदू सेंटीमेंट उसके अगेंस्ट में है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो महिलाओं को काफी एग्रेसिवली टारगेट कर रही है। जो लकी भंडार एक स्कीम है, बाकी बहुत सारे स्कीम्स हैं। तो आपने जैसे बीरभूम की बात बताई कि जहां पे 37-38% मुस्लिम है, फिर भी ममता बनर्जी बहुत ज्यादा सीटें 10 ले सीटें जाती है। लेकर तो आई पिछले, बिल्कुल, तो उसका एक कारण तो यह है कि पिछली बार बीजेपी का ग्राउंड पे संगठन कमजोर था। बंगाल में जिस तरीके से जिसे आप कहें कि मैनेजमेंट होता है, उसमें बीजेपी काफी ऊपर के माहौल पे, यहाँ पे पब्लिक सेंटीमेंट अपने आप वोट में नहीं बदलता है, क्योंकि एक तो फेयर की पॉलिटिक्स है। पब्लिक सेंटीमेंट को वोट में बदलने के लिए आपको कॉन्फिडेंस देना होगा पब्लिक को कि वो पार्टी जीते या हारे, जो विपक्ष की है, चुनाव के बाद वो सेफ रहेंगे। इसी कारण से परसेप्शन वॉर जीतना है, तो बीजेपी में जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो इलेक्शन कमीशन है, जो सेंट्रल फोर्सेज है, वो पब्लिक को ये दे रहे हैं कि एक फियर का आप लोगों को कोई डर नहीं होना चाहिए। उस लिहाज से देखिए कि एक तो उस बहुत सारे एंटी रिजीम, चाहे सीपीएम के जमाने में थे या टीएमसी के, जब वो बाहर नहीं निकलते हैं। दूसरा यह कि माइनॉरिटी वोट देखिए, 2019 से पहले तक वो सीपीएम को, टीएमसी को, कांग्रेस को वो बट जाता था, अब वो कंसोलिडेटेड क्योंकि बीजेपी सामने है। तीसरी बात यह है कि महिलाओं में अभी भी खासकर हमने देखा है क्लास डिवाइड है। जो पढ़ी लिखी या वर्किंग वीमेन है वो एंटी टीएमसी है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब महिलाएं हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, उनको अभी भी लगता है कि हमें ये मिल रहा है। एक भ्रांति है कि अगर ये सरकार चली गई तो जो लक्की भंडार 1500 मिल रहा है शायद बंद हो जाए। नहीं तो नहीं, ममता उसे ये महिलाओं neutralize वाला करना फैक्टर मैं आगे लूंगी सर। अभी थोड़ा सा मुस्लिम फैक्टर पर मैं इसलिए बात करना चाह रही हूँ। राशिद किदवई जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद किदवई जी, एक और सीट का अगर मैं उदाहरण लूं तो पश्चिमी बर्धमान में ही कुल 9 सीटों में अगर हम डेमोग्राफी देखें तो हिंदुओं की आबादी अगर देखें मुसलमानों की आबादी के कंपैरिजन में तो वो बहुत ज्यादा है। तकरीबन 78% यहाँ पर हिंदू आबादी है और 21% के आसपास मुस्लिम आबादी है। फिर भी यहाँ के चुनाव में 2021 का चुनाव का रिजल्ट ये कहता है कि 6 सीटें टीएमसी जीत रही है, 3 सीटें मात्र बीजेपी जीत पाई। तो ये ममता बनर्जी ऐसा कौन सा जादू की छड़ी घुमाती हैं कि मुस्लिम कंसोलिडेशन तो उनके साथ होता ही है, हिंदू वोट में भी जो बीजेपी सेंध मारी की कोशिश करती है वो नहीं हो पाती है, या इस बार होने की संभावना ज्यादा है? दोनों पहलू। जी, तो देखिए मीनाक्षी, आपके सवाल में ही जो है उसका उत्तर छिपा हुआ है। दरअसल ममता बनर्जी के बारे में जो एक लोगों को भ्रांति है जो प्रदेश से नहीं है, उन्हें लगता है कि ममता बनर्जी जो है मुसलमानों के वोट से जीतती है, जबकि स्थिति बिल्कुल, और अमिताभ तिवारी हमारे साथ है, सज्जन भी है, वो बताएंगे कि स्थिति बिल्कुल बरक्स है। ममता बनर्जी तमाम चुनाव में, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, उनको जो बहुसंख्यक समाज के, हिंदू समाज के वोट काफी तादाद में मिलते हैं। केवल जो बाहरी होते हैं, मतलब जो बंगाल से काम करने वाले हमारे जो उत्तर प्रदेश बिहार के लोग हैं, उनमें जरूर भाजपा की तरफ एक झुकाव साफ नजर आता है। लेकिन जो बंगाली स्पीकिंग हिंदू वोट है उसमें 48%, 50% वोट मीनाक्षी जो है वो ममता बनर्जी को मिलता है। तो ममता बनर्जी मतलब अखिलेश यादव या राहुल गांधी या तेजस्वी से कहीं ज्यादा इस तरीके के जमीनी आकलन के आधार पर मजबूत होती है, और यही पूरे बंगाल में कहीं भी जाए तो ममता बनर्जी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जबकि भाजपा के साथ ये स्थिति नहीं है, हर जगह उनका एक नया नेता है। आप इसमें पूरी बात कर रही है जो नॉर्थ बंगाल में, दार्जिलिंग वगैरह में, क्या भाजपा का क्या दृष्टिकोण है गोरखालैंड के ऊपर? गोलमोल बातें करते हैं कितने साल से। लेकिन दार्जिलिंग की 5 की 5 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती, जलपाईगुड़ी की 4 की 4 सीटें बीजेपी ने जीती सर, ये भी रियलिटी है। जी मीनाक्षी, सांसद भी है, विधायक भी है, सब कुछ है, लेकिन जो प्रदेश का जो बाइफरकेशन का जो बड़ी पुरानी डिमांड है उस पर भाजपा का कोई साफ बात नहीं है, वो उसके ऊपर बात। ममता बनर्जी तो विरोधी है खुल के, और इसीलिए वो वहां चुनाव हारती भी है। तो मेरा कहने का मतलब है ममता बनर्जी पूरे दमखम के साथ मैदान में है, और जो ममता बनर्जी के जो अपोनेंट, मतलब राजनीतिक रूप से जो भाजपा है, वो बिखरी हुई है, और ममता बनर्जी ही हार जीत का फैसला तय करेगी, बशर्ते मतलब ईवीएम में कोई खेल या छेड़छाड़ ना हो तो। ठीक, मैं सर आपके पास आ रही हूं, लेकिन उससे पहले, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अब अगले 2 घंटे के अंदर ये चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, और उससे पहले जो दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंकी, उसमें अगर हम गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे इलेक्शन में जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया है वो घुसपैठियों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने घुसपैठियों को लेकर क्या कहा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी तो बीजेपी क्या करने जा रही है, बड़ी चुनौती क्या है, फोकस कहां पर है, जरा एक बार गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुने, फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं।
ये बांग्लादेशी घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? रोहिंग्या को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये एसआईआर की प्रक्रिया में ममता दीदी ने, कलेक्टर ने कुछ गोरखाओं के भी नाम काटे हैं। कोई बात नहीं, सीटें हमारी ही आने वाली है। चुनाव समाप्त होते ही चुन चुन कर हर गोरखा को वापिस मतदाता सूची में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब देखिए, बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठा रही है। एक बार फिर से मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलती हूँ। ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है और ममता बनर्जी मुसलमानों को अपने साथ एकजुट रखने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। 152 सीटों की ही अगर रण की बात करें तो 32 सीटें इनमें ऐसी हैं जहां पर 85% जो है मुस्लिम मतदाता हैं, वो प्रभावी रहते हैं। 2021 में सभी 32 सीटों पर टीएमसी ने अपना चुनाव जीता और 32 में से 19 सीटें ऐसी थी जो मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत आती है। आप जानते हैं इस बार मुर्शिदाबाद में कुछ नए प्लेयर्स भी हैं। हुमायूं कबीर अलग चुनाव लड़ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी आ गए हैं। तो क्या इससे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला है? 20,000 से 1 लाख वोट के मार्जिन से ये वो क्षेत्र है जहां पर दिलचस्प बात यही है कि 50 से 85% मुस्लिम आबादी वाली 32 सीटों में से 19 सीटें जहां मुर्शिदाबाद जिले की हैं, वहां पर इतने बड़े मार्जिन से टीएमसी आज तक जीतती आई है। अब मुस्लिम आबादी की हमने बात रख दी, 17 सीटें ऐसी है जहां पर 30 से 50% मुस्लिम आबादी है। यहां पर 13 सीटें टीएमसी जीते, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बीजेपी 4 सीटें निकालकर मैनेज कर पाई है इस कॉन्टेस्ट को। 23 सीटों की बात करें जहां पर मुस्लिम आबादी मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे या उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों के मुकाबले जहां पर कम है, वहां पर बीजेपी की परफॉर्मेंस टीएमसी के बराबर में दिखाई देती है, यानी कि 12 और 11 ये आप सीटों का आंकड़ा देख लें। ठीक उसी तरीके से 38 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 10 से 20% है, वहां पर भी टीएमसी और बीजेपी के परफॉर्मेंस नेक एंड नेक दिखाई देती है, यानी कि 18 और 20। तो अब ये जो फैक्टर अभी हमने आपके सामने रखा है, ममता को सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त मुर्शिदाबाद से ही सता रहा है, क्योंकि यहाँ उन्हीं के पार्टी के बागी विधायक हुमायूं कबीर हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। शास्त्री जी, मेरा आपसे सवाल यही है कि क्या मुर्शिदाबाद में कुछ इस बार पलटने जा रहा है? क्या खेल और तस्वीर कुछ अलग होने जा रही है? मीनाक्षी जी, आप मेरे पास आए और मुझसे भी आपने प्रश्न किया। मैं तीनों जो मेरे साथी हैं उनकी बात बहुत सीरियसनेस से सुन रहा था। आपका प्रश्न जो मुर्शिदाबाद के बारे में है, उस प्रश्न को उत्तर देते देते मैं 3 बातों को कहना चाहता हूं। पहली बात, ये धारणा कि ये एक कारक चुनाव है, उसके बारे में हमें थोड़ा सोचना चाहिए। क्या ये एक कारक चुनाव है कि क्या आप एक धर्म से आते हैं या दूसरे धर्म से आते हैं, उस आधार पे इस चुनाव में लोग वोट डाल रहे हैं? दूसरी बात, जहां पे अभी 2 दिन में चुनाव होने वाला है, आपके आंकड़े के अनुसार ये एक सीधा टक्कर है। यहाँ कोई तीसरा पक्ष कोई है ही नहीं। ये सीधा टक्कर टीएमसी और बीजेपी के बीच है। और जैसे आपने कहा, बीजेपी के लिए ये पहला राउंड जो होने वाला है बहुत महत्व का राउंड है। आप तीसरा फैक्टर यहाँ जो आपको ध्यान में रखना होगा वो ये है कि ये सत्ता विरोधी लहर जो काफी लोग बात कर रहे हैं, उसको छोड़ के एमएलए विरोधी लहर के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। जहां पे एक एमएलए काफी बार जीत के आ रहा है, ये एंटी इनकम्बेंसी सरकार के बारे में केवल चर्चा करें या कैंडिडेट के बारे में चर्चा करें। सो ये तीनों फैक्टर्स को मैं इंक्लूड करूंगा जब आप मुर्शिदाबाद के बारे में बात करें। और अगर आप ये सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करेंगे, आप देखेंगे कि एक बास्केट ऑफ फैक्टर्स है यहाँ जो डिसीजन करेंगे
इस क्षेत्र का एक फैसला का, और उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। और ये धारणा कि ये एक कारक चुनाव है, उसके बारे में हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में कहूं तो वो बहुत ही सिंपलिस्टिक जी, एनालिसिस हो जाएगा अगर हम एक कारक चुनाव इसको कहें। मैं तो सर आज कोशिश ये कर रही हूँ कि जितने भी एम फैक्टर हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, महिला हो, मतवा हो, ममता हो, मोदी हो, इन सभी फैक्टर्स को थोड़ा सा हम जोड़ते चलें। लेकिन क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम फैक्टर ही अपने आप में इतना बड़ा हो जाता है। अमिताभ जी, मेरा इसलिए प्रश्न आपसे ये है कि ये जो दो डेटा, मैं नए डेटा पढ़ रही हूँ, दर्शकों के सामने भी रख दूँ। 2016 से 2021 के चुनाव में हम ये देख रहे हैं कि मुस्लिम आबादी ममता बनर्जी के साथ बड़ी तेजी से जुड़ती चली गई। 2016 के चुनाव में जो 51% थी, 2019 में 70 और 2021 के चुनाव में आते आते 75% हो गई। वहीं हिंदुओं की आबादी आप देख रहे हैं तो वो 43% थी, 19 के चुनाव में वो 32% हुई और 2021 में उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ, वो वापस 39% हुई। लेकिन बीजेपी के पास यही हिंदू वोटर की जो उनका प्रेम कह लें या हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स के प्रति उनका रुझान कह लें या नरेंद्र मोदी की छवि, आप उसमें कोई भी आप कारण गिना सकते हैं। 2016 में जब बीजेपी कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं थी, पश्चिम बंगाल के चुनाव में 12% हिंदू आबादी उनके पीछे खड़ी थी। लेकिन आज 2021 का विधानसभा चुनाव का नतीजा ये कहता है कि ये बढ़कर 50% तक आ गया। लेकिन यहाँ पर मुकाबला अमिताभ जी 50-50 का तो नहीं है, ये मुकाबला जब 70 और 30 का आएगा हिंदुओं के मुकाबले भी, तब जाकर बीजेपी के लिए बात बनेगी। अमिताभ जी अपनी प्लीज वॉइस अनम्यूट कर लें। देखिए, राशिद जी भी कह रहे थे और संदीप सर भी जो बात कह रहे थे उसको समझना जरूरी है कि टीएमसी का वोट शेयर 48% है। उसमें से 24% सिर्फ मुस्लिम समाज से आता है, 24% हिंदू समाज से आता है। यानी उसका आधा वोट शेयर हिंदू समाज से आता है। जो आप भी बात कह रहे हैं कि लगभग 39% हिंदू कम्युनिटी भी टीएमसी को सपोर्ट करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जो मुस्लिम समाज में लीड है टीएमसी की, 75% अगर टीएमसी को वोट कर रहा है तो बीजेपी को सिर्फ 5%, यानी लीड 70% की है। लेकिन जो लीड बीजेपी को हिंदू समाज में है वो इतनी बड़ी नहीं है। 52% हिंदू अगर वोट कर रहे हैं बीजेपी को, तो लगभग मेरे हिसाब से तो लगभग 37% वोट कर रहे हैं टीएमसी को भी, तो ये लीड सिर्फ 15% की है। तो लीड जो है 70% मुस्लिम समाज में टीएमसी की है, लेकिन हिंदू समाज में लीड बीजेपी की सिर्फ 15% है। अब यहां से जैसे आप कह रही हैं कि 50% लगभग बीजेपी को वोट मिलता है, मेरे हिसाब से 52% हिंदू समाज का वोट है। अब ये अगर 10% बढ़ जाता है, 10%, यानी अगर हिंदू समाज का वोट बीजेपी को 60 से 62% मिलता है इस बार, तो क्या होगा कि ये 10% का मतलब होता है 5% वोट शेयर, क्योंकि हिंदू समाज की आबादी 70% है। अगर टर्नआउट का भी इंपैक्ट हम थोड़ा ले लें, इसमें कम होता है मुस्लिम समाज से, तो लगभग 5% ऐड हो जाता है बीजेपी के वोट शेयर में और 5% कम हो जाता है टीएमसी के वोट शेयर से। दोनों का वोट शेयर 43% हो जाता है और यहां पर बीजेपी 150 से ऊपर सीटें आ सकती है। यानी हिंदू समाज का कंसोलिडेशन, फर्दर कंसोलिडेशन लगभग 7 से 10% का चाहिए बीजेपी को इस चुनाव को जीतने के लिए, क्योंकि हिंदू डोमिनेंट सीट्स में भी जो 182 सीट है हिंदू डोमिनेंट, उसमें भी टीएमसी की स्ट्राइक रेट 60% है। टीएमसी 109 सीटें जीती थी पिछली बार। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, आपका असेसमेंट बिल्कुल वो आंकड़ों के ही बिहाफ पर है और शायद इसलिए बीजेपी भी इन आंकड़ों को समझते हुए अपने जितने फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी चेहरे हैं उन्होंने उनको मैदान में उतारा। वो हेमंत बिस्वा शर्मा हो, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उनका एक बयान आपको सुना देते हैं। ममता बनर्जी बंगाली नॉन बंगाली करती हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ममता बनर्जी यानी कि हिंदुओं की एकता का खतरा है। जो बटेंगे और कटेंगे वाला नारा उत्तर प्रदेश में चला, कुछ उसी तरीके की बात पश्चिम बंगाल में भी चली। बीजेपी हिंदू एकता की हुंकार भर रही है। क्या कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में, वो आपको सुनाते हैं। बंगाल की धरा पर कोई भी पर्व और त्योहार होता है, ममता दीदी को तो जय श्री राम के नारे से चिढ़ है, चिढ़। वो दुर्गा पूजा नहीं करने देती।
दुर्गा मूर्ति विसर्जन के जुलूस को प्रतिबंधित करती है। उपद्रव उत्सव के पहले उपद्रव हो जाता है, शोभा यात्रा पर पथराव होता है। यही हाल 2017 के पहले यूपी के अंदर भी थे। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाता था, गुंडागर्दी चरम पर थी, लोग पलायन करने के लिए मजबूर थे। 17 के पहले यूपी के अंदर जय श्री राम बोलने पर लाठी और गोली चलती थी। आज मैं आपसे कह सकता हूं, यूपी के अंदर उपद्रव नहीं, उत्सव है। यूपी में अब कोई पलायन नहीं है। यूपी के अंदर नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। इस बात को तय करना होगा। बंगाल की धरती पर गौ माता को कटने नहीं देंगे और बंगाल की धरा पर हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। तो हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे वाला नारा अगर योगी आदित्यनाथ का चल जाता है, तब तो आप ये मानकर चले बीजेपी के लिए जीत की राह आसान हो जाती है। लेकिन बीजेपी के लिए जीत की राह इस लिहाज से भी थोड़ी मुश्किल और थोड़ी कठिन इसलिए है कि वहां का जो महिला वोट बैंक है, जिसे अब आप केवल एक स्विंग वोट बैंक की तरफ से नहीं देख सकते। एक बड़ा फैक्टर, बड़ा डिसिसिव वोट, वो एम फैक्टर, वो महिला फैक्टर है। आइए उसका भी एक आंकड़ा आपके सामने रख दे। बंगाल चुनाव में मुस्लिमों से बड़ा एम फैक्टर यानी कि महिला वोटर है। 3 करोड़ 60 लाख वोटर्स में से 1 करोड़ 75 लाख से ज्यादा आबादी किसकी है? वो महिला वोटर की आबादी है। ये वोटर्स का आंकड़ा हमने आपके सामने रख दिया। अब ममता को दिल खोल कर देने वाली महिला वोटर हैं, लेकिन इस बार महिला आरक्षण को लेकर माहौल तब्दील करने का पूरा प्रयास हुआ। ममता बनर्जी समेत पूरे विपक्ष ने मिलकर जिस तरह से लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े हुए बिल को गिराया, उसे लेकर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है, टीएमसी पर महिला विरोधी होने का आरोप भी लगा रही है। तो ये जो महिला फैक्टर है, जो पूरी ताकत के साथ, क्योंकि बहुत सारे पश्चिम बंगाल में योजनाएं जो फीमेल सेंट्रिक योजनाएं हैं, उसका असर अब तक पॉजिटिव वे में ममता बनर्जी के साथ रहा है। 2011 में जो महिला वोटर्स 49% टीएमसी के साथ खड़ी थी, वो आज 2021 के विधानसभा चुनावों के नतीजे के हिसाब से देखें वो 1% और बढ़कर 50 पर आ गया है। अब सवाल मेरा ये है सज्जन जी कि ये जो 50% महिला वोटर टीएमसी पर भरोसा दिखा रही है, महिला आरक्षण संशोधन बिल को गिराने के बाद क्या बीजेपी वो टेम्पो, वो मोमेंटम बना पाई है? टीएमसी महिला विरोधी है, क्या पश्चिम बंगाल में ये नैरेटिव काम कर पाएगा बीजेपी का या नहीं? इसमें कोई सेंधमारी होगी? नहीं, देखिए, महिलाओं का एक छोटा हिस्सा इस बार टीएमसी से अलग होके बीजेपी को वोट करेगा, लेकिन उसका कारण बीजेपी की सांगठनिक मजबूती नहीं है, बल्कि महिलाओं का अपना एक डिसइल्यूजनमेंट है। अब उसमें देखिए डिवाइड कहां है और बीजेपी को कहां फायदा है। वो महिलाएं जो कार्यरत हैं या जो एस्पिरेशनल हैं, जो लक्की भंडार या रूपश्री, कन्याश्री की शादी हो रही है तो आप 25,000 दे रहे हैं, 1500 का वो दे रहे हैं भत्ता, वो भत्ताजीवी जो यहाँ पे कहते हैं, उस तरह की महिलाओं की तादाद हमें दिख रही है शहरी इलाकों में या ग्रामीण में भी, जो पढ़ लिख रही और कार्यरत हैं। वो टीएमसी से 2-3 कारण से नाराज है। एक कि सुरक्षा के मामले में, चाहे वो आरजी कर की बात हो या कुछ और हो, परसेप्शन डिसएडवांटेज लोगों में हुआ है कि ये सरकार सुरक्षा, चलिए वो हो गई घटना, उसके बाद जो सरकार का नजरिया था कि नहीं नहीं ये तो साजिश है, ये है वो है, उससे एक वर्ग अलग हुआ है। जो आपने महिला आरक्षण बिल की बात की, इसकी चर्चा कोलकाता और शहरी इलाकों में है, ग्रामीण इलाकों में ये बात अभी तक नहीं पहुंची है, क्योंकि वहां महिलाएं जो हैं इस तरीके से राष्ट्रीय चीजों से अभी तक जोड़ नहीं रही है और बीजेपी का कार्यकर्ता भी नहीं है कि वो जाके इन चीजों को बताए। लेकिन महिलाओं का एक वर्ग जो है निश्चित तौर पे पढ़ा लिखा, कार्यकर्त, इनसे मिडिल क्लास महिला आप कह सकते हैं, ममता से अलग हो रहा है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में जो हमने देखा है, अभी हम लोग उसी क्षेत्र में है जहां चुनाव होने वाला है, हमने देखा है ग्रामीण इलाकों में और खासकर वो महिला जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके अंदर, जैसा पहले हमने कहा कि ये टीएमसी का एक बहुत ही क्लेवर ये है मैकेनिज्म कि अगर आप दीदी को नहीं देंगे तो जो 1500 का लक्की भंडार या जो कुछ है वो बंद हो जाएगा, नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरीके से बीजेपी की जो ग्रामीण
क्षेत्र में सेंटीमेंट बहुत ज्यादा है बीजेपी के लिए। मतलब आप ये कह लेकिन रहे वो हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, ये एक चालाक राजनेता की चालाकी है कि वो अपनी बात को अच्छी तरीके से पहुंचा पा रहे हैं, ये पॉलिटिक्स है। निश्चित तौर पे, और इस तरीके से महिलाओं में जो देखिए एंटी इनकम्बेंसी सेंटीमेंट मजबूत है। जो संदीप सर ने कहा कि एक कारक चुनाव नहीं है, नहीं, बात बिल्कुल सही है, लेकिन होता क्या है कि जब आपका बोनाफाइड क्रेडिबल अल्टरनेटिव बीजेपी है, तो चाहे इकोनॉमिक रीजन हो या डेमोग्राफिक फैक्टर हो, कल्चरल फैक्टर हो, आप उसको कहीं ना कहीं आइडेंटिटी से भी जोड़ देते हैं, तो आर्टिकुलेशन उस मोड में हो रहा है। तो महिलाओं में भी एक डिससेटिस्फेक्शन है, लेकिन बड़ी तादाद में ग्रामीण महिलाएं अभी भी इस बात को नहीं समझ पा रही हैं कि ये योजनाएं उस पार्टी को जो आपको दे रही है वोट नहीं देने से बंद होगा। और ये निश्चित तौर पे आप कहिए कि हर पार्टी करती है, और बंगाल में टीएमसी कर रही है, और टीएमसी कर रही है, और वैसे कर रही है जिससे कि उसको 50% महिला वोट मिल पा रहा है। शास्त्री जी, मैं बीजेपी का भी आंकड़ा दर्शकों के सामने रख दूं। 2011 में इन्हीं महिला वोटर्स का जो मत प्रतिशत था वो 4 के पास था। 2016 में आके वो 10% पर आया, और 2021 के विधानसभा चुनाव में ये 36% पर आया। इसमें एक मोदी फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कि आपको ऐसा लगता है? और इस बार ये प्रतिशत और बेहतर होने की संभावना है, उसके पीछे जो कारण जो अभी सज्जन जी ने गिनाए उनको इंक्लूड करते हुए। जी मीनाक्षी जी, आपने जो बात कही इसमें कोई शक नहीं है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में मोदी फैक्टर एक बहुत ही प्रमुख फैक्टर है। अगर उसके साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी एक वहां राज्य के नेता को जोड़ सकते थे, तो शायद पूरा चैलेंज जो है अलग उसका एक स्वरूप होता। पर जिस विषय पे हम अभी बात कर रहे हैं, महिला वोट, सज्जन जी की बात को मैं मानता हूं कि महिला वोट का थोड़ा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट टीएमसी पे होगा। ज्यादातर वो वोट ये कल्याण कार्यक्रम, विकास कार्यक्रम, उन बातों पे महिला वोट ज्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं। डेवलपमेंट फैक्टर, वेलफेयर फैक्टर उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 15 साल के बाद ये फीलिंग शायद आ गया है, ये सत्ता विरोधी लहर की, जो होना चाहिए था नहीं हुआ है, उसका थोड़ा घाटा होगा। ये आरक्षण बिल पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा, मेरा इस पे एक अलग दृष्टिकोण है। जिस तरह से एक ध्रुवीकरण आप देख रहे हैं, इस आरक्षण प्रश्न पे लोगों की एक राय इस ध्रुवीकरण के आधार पे है। जी, आप अगर बीजेपी के समर्थक हैं तो एक तरह का आप स्टैंड इस आरक्षण पे लेते हैं कि बीजेपी छोड़ के दूसरे पक्षों ने इसका विरोध किया है। अगर आप बीजेपी के विरोधी हैं, ध्रुवीकरण में दूसरी तरफ हैं, तो आप वो स्टैंड लेंगे। सो मेरा लार्जर पॉइंट ये है कि आरक्षण पे जिस तरह से बिल का एक नतीजा हुआ, उस पे लोग स्टैंड नहीं लेंगे, पर ये ध्रुवीकरण के आधार पे वो स्टैंड लेंगे, वो मैं एम्फसाइज करना चाहता हूं। अमिताभ जी, आपका भी क्या यही मानना है? महिला आरक्षण बिल का गिर जाना ये बड़ा फैक्टर नहीं है, बल्कि फैक्टर ध्रुवीकरण हो सकता है, फैक्टर ये भी हो सकता है कि जो संदेश खाली जैसे विषय रहे हैं, आरजी कर मेडिकल कॉलेज जैसा विषय रहा है, सोशल सिक्योरिटी एक रीजन हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर है महिला सुरक्षा। महिलाओं के लिए आरजी कार, संदेश खाली, वेस्ट बंगाल क्राइम अगेंस्ट वुमेन में टॉप 4 स्टेट्स में है, एसिड केसेस में नंबर 1 है, कन्विक्शन के रेट में 5% से कम की कन्विक्शन है क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस में। तो सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं को जो प्रभावित कर रहा है इस बार, वो है महिला सुरक्षा। दूसरा मुद्दा है वेलफेयर का, यानी वेलफेयर जो 2,40,00,000 महिलाओं को ममता बनर्जी की तरफ से लॉकहीर भंडार में 1,750 रुपए मिल रहे हैं। अब 2,40,00,000 तो लगभग 75% महिला वोटर को यह अमाउंट मिल रहा है। अब उसकी काट में जो बीजेपी ने 3,000 का वादा किया है, वो थोड़ा हल्का इस बार इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली में ऐसा ही एक वादा पूरा नहीं किया गया है। जब दिल्ली चुनाव था तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था,
तो महिलाओं ने उस बात को मान करके वोट दिया था। और तीसरा इसमें कारण हो सकता है जो ये महिला आरक्षण बिल का है। महिला आरक्षण बिल लाया ही गया है मेरे हिसाब से इलेक्टोरल बेनिफिट वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में इसके मतलब इसको एक इलेक्शन इशू बनाने के लिए। और अगर हम देखें तो बंगाल में क्योंकि 2 फेजेस में चुनाव है, तो हो सकता है इसका अर्बन महिलाओं में, अर्बन एजुकेटेड महिलाओं में, क्योंकि ये एम्पावरमेंट से भी जुड़ा हुआ है, ये इसका थोड़ा बहुत असर हमको देखने को मिल सकता है। तो कॉकटेल है एक्चुअली ये, महिला सुरक्षा, वेलफेयर स्ट्रेंथ और महिला आरक्षण, इन तीनों के बेसिस पर महिला वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश जो है वो बीजेपी की रहेगी। 2021 में लगभग 11% की लीड 50 और 39 टीएमसी को है। हमारे वोट वाइब के सर्वे के अनुसार, जो लास्ट सर्वे हमने अप्रैल 6 को किया था, उसमें ये लीड घटकर ऑलरेडी 5% हो चुकी है, यानी 44 और 39 हो चुका है। अब एडिशनली क्या मूव हो सकता है या नहीं, ये 5 या 6%। लेकिन ये जो आपने सिक्योरिटी की बात कही ना कि किसी भी महिला के लिए किसी नेता की भाषा कैसी है, वो कितना सिक्योर्ड फील कर पा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं राशि जी आपके पास आऊं उससे पहले एक मिसाल के तौर पर रखना चाहती हूँ। अभिषेक बनर्जी जब पब्लिक रैली करते हैं वो ये कहती हैं कि ममता बनर्जी तो देखिए माफ कर देती हैं। वो वोटर्स को ये कहना चाह रहे थे कि ममता बनर्जी तो माफ कर देती है लेकिन मैं माफ नहीं करूंगा। और जब वो ये कहते हैं तो वोटर के अंदर एक डर पैदा होता है कि माफ नहीं करूंगा का मतलब क्या है कि अगर टीएमसी को वोट नहीं दिया तो क्या मेरी जान पर खतरा होने जा रहा है, क्या मेरी नौकरी पर कोई खतरा होने जा रहा है। तो ये बातें मुझे नहीं पता कि पुरुषों को कैसे इंपैक्ट करती हैं, लेकिन महिलाओं को तो बिल्कुल इंपैक्ट करती हैं कि भाई ऐसी बात आप मंच से खड़े होकर क्यों कह रहे हैं कि ममता दीदी तो माफ कर देती है लेकिन मैं माफ नहीं करूंगा। देखिए, मीनाक्षी बंगाल का एक राजनीतिक एक पृष्ठभूमि है और वहां हमेशा जो पहले लेफ्ट का रूल था इतने समय ज्योति बासु और तमाम उनका वो तमाम इस तरह का कार्डर बेस्ड पार्टी में इस तरह के संदेश दिए जाते हैं। बहुत ही अनुचित बात है, राजनीतिक रूप से उसकी कोई किसी तरीके का जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। लेकिन मीनाक्षी इस तरीके से लोगों को डराने धमकाने की वहां एक तरीके की मैं कहूंगा परंपरा टाइप है। जहां तक हम महिला वोट की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये चुनाव बंगाल के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा अमिताभ इशारा भी कर रहे थे, देखिए पूरा जो लोकसभा में जो वोटिंग हुई, जिस तरीके के मुद्दे उठाए गए, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया, मुझे लगता है उसका सारे तार जो है वो जुड़ते हैं बंगाल के चुनाव से। और बंगाल के चुनाव के आउटकम जो उसका रिजल्ट होगा, अगर वो ममता बनर्जी के खिलाफ आया तो उसको इसी सब चीजों से जस्टिफाई किया जाएगा कि महिलाओं में आक्रोश था, महिलाओं में ये था। देखिए, आप एक संजीदा बहस कर रही है, उसमें मैं कोई हल्की बात नहीं कहना चाहता, लेकिन राजनीतिक हलकों में बहुत सी इस तरह की चर्चा है कि क्या एक तरीके से आउटकम को जस्टिफाई करने के लिए पूरा का पूरा एक चक्रव्यूह बनाया गया, जिसमें चुनाव के बीच में स्पेशल सेशन बुलाया गया, वो बिल लाया गया, बिल विपक्ष ने हरा दिया और उसके बाद पूरी जिस तरीके की रणनीति बनाई गई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं गंभीर पत्रकार कि मैं चीजों को बहुत अहमियत नहीं देता, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। और उसमें मीनाक्षी सारा जो रिजल्ट होगा वो महिला वोटर्स के ऊपर आएगा कि महिला वोटर ने जो है ममता बनर्जी का साथ नहीं दिया। क्या ये होगा, इसका फैसला तो हमें 4 मई को पता चलेगा। लेकिन इस तरह की चर्चा बहुत है। और क्या काम कर पाई, क्या बटेंगे कटेंगे नारा चल पाया, क्या विपक्ष ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक गिरा दिया, क्या ये नैरेटिव चल पाया? अगर ये सब चल पा रहा है तब तो बीजेपी की जीत सुनिश्चित दिखाई देती है। लेकिन अगर ये नहीं चल रहा है तो फिर ये भी तय है कि ममता बनर्जी के लिए विजय निश्चित है। एक और फैक्टर मैं इसमें ऐड कर लेती हूं, वो है बंगाल चुनाव का मतुआ फैक्टर। जी हाँ, एक और एम फैक्टर है, वो है मतुआ फैक्टर। बंगाल में चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, मतुआ समाज के वोट बैंक पर सबकी नजर रहती है। कहते हैं बंगाल में सत्ता की चाबी मतुआ वोटर्स के ही हाथ में रहती है। अब मैं आपको बताती हूं कि आखिर ऐसा कहा क्यों जाता है और मतुआ समाज के लोग हैं कौन। बंगाल में मतुआ समाज को किंग मेकर कहा जाता है। साल 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ और 1971 में जब आप जानते हैं कि बांग्लादेश का सृजन हुआ, बंगाल में आकर ये मतुआ समाज बसा।
मुख्य रूप से बांग्लादेश से आए हुए हिंदू शरणार्थी हैं। बंगाल में आबादी करीब 3 से 5 करोड़ की है। तो जनसंख्या के हिसाब से आप देखें, बंगाल में 20 से 25% वोटर मतुआ समाज से हैं, जो 30 से 40 सीटों पर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। वहीं 70 सीटों पर इनका असर देखने को मिलता है। अगर जिलों की ही बात करें तो हावड़ा, हुगली, नादिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, इन सीटों पर ये सबसे ज्यादा असरदार है। तो मतुआ समाज की भी बात हमें कर लेनी चाहिए। अमिताभ जी, ये जो मतुआ समाज है, पारंपरिक तौर पर ये किसके साथ अपने आप को ज्यादा एसोसिएट कर पाता है, किसकी ताकत को बढ़ाता है? नहीं, देखिए, जब से बीजेपी बंगाल में मजबूत हुई है तो मतुआ समाज जो है उसका झुकाव भाजपा की तरफ रहा है। अगर आप प्रेसिडेंसी जोन देख लें, जहां पे 108 सीटें हैं और जहां पर नदिया, हावड़ा और दोनों परगनाज आते हैं, तो नदिया जिले में 17 सीटें हैं और वो एकमात्र जिला है प्रेसिडेंसी का जिसमें भाजपा आगे है टीएमसी से 9-8 17 में से। वो लार्जली मतुआ समाज के सपोर्ट की वजह से ही है। लेकिन एक लिमिटेशन भी है कि इनकी जो इन्फ्लुएंस है वो 35-40 सीटों से अधिक नहीं है। और अगर आप 20-25% कह रही हैं तो शायद आप इन सीटों पर उनकी आबादी कह रही होंगी। 20-25% राज्य में उनकी आबादी नहीं है। इस बार एसआईआर को लेकर के एक इशू है कि मतुआ समाज के लोगों में भी एक चर्चा है या एक रिपोर्ट्स हैं कि इनके भी नाम कहीं ना कहीं कटे हैं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि कितना इस बार उनका सपोर्ट रहता है। बट लार्जली बीजेपी के साथ इनका सपोर्ट जो है वो हमें देखने को मिला है पिछले कुछ चुनाव। ये जब घुसपैठियों को बाहर कर देंगे, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, जब इस तरीके की बातें होती है सज्जन कुमार जी, और खास तौर पर एसआईआर प्रक्रिया को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए अगर हम इस विषय को देखें, तो क्या मतुआ समाज मोर और लेस अभी भी बीजेपी के साथ खड़ा होना पसंद कर रहा है? नहीं, देखिए, एक्चुअली मैं ग्राउंड की सिचुएशन बता रहा हूँ कि जैसे ही आप कोलकाता से बैरकपुर होते हुए कल्याणी, बोनगांव होते हुए कृष्णानगर, जहां से मोया मोत्रा जिस लोकसभा से आती है, ये पूरा मतुआ बेल्ट है, उत्तर 24 परगना और नदिया डिस्ट्रिक्ट जो है। इसमें जरूर चूंकि ये शरणार्थी सबसे अंतिम फेज में आए भारत में, हुआ क्या कि 47 में जब देश आजाद हुआ, इनके नेता नमशूद्रों का एक रिलीजियस सेक्ट है जिसको मतुआ कहा जाता है, एक दलित है। जोगेंद्रनाथ मंडल, अंबेडकर, ये लोग कलीग थे। इन लोगों ने कहा कि हमें पाकिस्तान में अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी, तो मतुआ समाज रह गया अपने लीडर के बहकावे में। तो उस समय बाकी हिंदू तो आए। ये 1980 के बाद जब बांग्लादेश का इस्लामाइजेशन शुरू हुआ और खासकर 2000 के बाद जब बहुत ज्यादा हुआ, ये आना शुरू किए। तो इसलिए इनकी जो पीड़ा है विभाजन के दर्द की, हिंदू होने के नाते सताए जाने की, वो सबसे फ्रेश है। इसलिए पहले तो ये सीपीएम टीएमसी के साथ गए, लेकिन जब बीजेपी में इन्हें उम्मीद देखी तो एक मुश्त ये सीधा आ गए। इसलिए मतुआ समाज का नाम कटा है, क्योंकि 2002 के बाद जो आए उनके पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपने सीए पास कर दिया लेकिन उन्हें सिटीजनशिप का वो कार्ड नहीं मिला, इस कारण से वो एक संख्या में कटे हैं। लेकिन जैसे मुर्शिदाबाद में मुस्लिम वोट तो कटा, लेकिन जहां पे आबादी मुस्लिम वोट की 60% से ज्यादा है, वहां पे बीजेपी को जैसे बहुत फायदा नहीं है, उसी तरीके से मतुआ बेल्ट में नाम कटा भी है लेकिन उनका सेंटिमेंट बीजेपी के साथ ही है, वो बीजेपी से जोड़ते हैं। लेकिन एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, देखिए, उत्तर 24 परगना नदिया में मतुआ है, दक्षिण में एक पौंड खत्री है, आपका जंगल महल वाले एरिया में बागदी दलित है, राजवंशी है, आपके उत्तर से उत्तर बंगाल में दलितों का बहुत बड़ा समुदाय बीजेपी का सबसे मजबूत आधार है। बंगाल की सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बीजेपी ने दलितों के बीच में थोड़े अच्छी संख्या में, आदिवासी के बीच में, ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी संख्या, और जो अमिताभ जी कहते हैं प्रेसिडेंसी मतलब कोलकाता और आसपास का रीजन, मिडिल क्लास हिंदू, उनके बीच में इनकी पैठ कमजोर रही थी 2021 में। देखना ये है इस बार कितना बढ़ता है। कुछ सीटें तो बिल्कुल ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर बहुत क्लोज फाइट होने जा रही है, और पश्चिम बंगाल के चुनाव से जुड़ी हुई ये चर्चा निरंतर हम लोग जारी रखेंगे, क्योंकि बात केवल एम फैक्टर की नहीं है, इसमें एक डी फैक्टर सज्जन जी भी लेकर आए हैं, वो दलित फैक्टर है। लेकिन आज चर्चा के लिए समय बस इतना ही था। राशि जी, शास्त्री जी, अमिताभ तिवारी जी और सज्जन कुमार जी, आपका सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए।